नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ एट 10। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर। अगले आधे घंटे होंगी देश और दुनिया की बड़ी खबरों पर नजर, जिसमें नजर डालेंगे हाथरस के सत्संग हादसे में अब तक 121 लोगों की मौत हो चुकी है और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब से कुछ देर बाद हाथरस पहुंचेंगे। साथ ही साथ हादसे में 121 लोगों की मौत, आयोजकों पर FIR। आज हाथरस पहुंचेंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। राष्ट्रपति के अभिभाषण प्रस्ताव पर आज राज्यसभा में जवाब देंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कल लोकसभा में कांग्रेस को बताया परजीवी, कहा अब उसी भाषा में मिलेगा कांग्रेस को उसकी हर साजिश का जवाब। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली में ग्लोबल इंडिया AI समिट 2024 का किया उद्घाटन। समिट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े हर पहलू पर होगी चर्चा। असम में बाढ़ से हालत बदतर, लाखों लोग प्रभावित। मुख्यमंत्री ने पानी में डूबे काजीरंगा नेशनल पार्क का किया निरीक्षण। गुजरात के कुछ हिस्सों में बाढ़ जैसे हालात, आगे भी भारी बारिश की चेतावनी। शेयर बाजार में लौटी मजबूती, बाजार खुलते ही पहली बार 80,000 के पार पहुंचा सेंसेक्स। निफ्टी भी रिकॉर्ड हाई पर पहुंचा। कजाकिस्तान में आज से SCO शिखर सम्मेलन, विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर करेंगे भारत का प्रतिनिधित्व। अफगानिस्तान के हालात और रूस यूक्रेन संघर्ष पर भी चर्चा होने की उम्मीद। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को हश मनी मामले में मिली राहत। न्यूयॉर्क के जज ने 18 सितंबर तक टाला सजा का ऐलान। और T20 विश्व विजेता भारतीय टीम आज सुबह बारबाडोस से हुई रवाना। एयर इंडिया के विशेष चार्टर्ड उड़ान से कल सुबह स्वदेश पहुंचेगी टीम इंडिया। न्यूज़ 10 में आप खबरें विस्तार से। उत्तर प्रदेश में हाथरस जिले के रतिभानपुर पुलराई गांव में सत्संग के दौरान हुए हादसे में मृतकों की संख्या बढ़कर 121 हो गई है। इस हादसे में घायल हुए 28 अन्य लोगों का इलाज अलीगढ़, हाथरस, आगरा और एटा के अस्पतालों में चल रहा है। आज सुबह ही मौके पर फॉरेंसिक टीम जांच के लिए पहुंच गई है। फॉरेंसिक टीम जांच में जुटी हुई है। इस त्रासदी पर भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 105, 110, 126 क्लॉज 2, 223 और 238 के तहत मुख्य सेवादार कहे जाने वाले देव प्रकाश मधुकर और अन्य आयोजकों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। अधिकारियों ने मृतकों की संख्या 121 बताई है, जिनमें 108 महिलाएं, 7 बच्चे और 1 पुरुष, बाकी 5 लोग की पहचान नहीं हो पाई है। भोले बाबा को दबोचने के लिए पुलिस हाथ पांव मार रही है। वह भूमिगत है, उसका मोबाइल नंबर स्विच ऑफ जा रहा है। मुख्यमंत्री कार्यालय ने ADG आगरा और कमिश्नर अलीगढ़ के नेतृत्व में घटना के कारणों की जांच के निर्देश दे दिए हैं। हाथरस जिला प्रशासन ने आम लोगों की सहायता के लिए हेल्पलाइन नंबर 0572222 7041 05722227041 और 0572222 7042 जारी किए हैं। गाड़ियाँ पब्लिक के लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, जो अनुयायी हैं आ रहे हैं जा रहे हैं, वो कोई नहीं रोका उनको, किसी को कवर सुरक्षा दृष्टि से किया गया है। वो यहाँ पर जो लोग हैं रुके हैं हमारे यहाँ बिछुआ क्षेत्र में, उनके सुरक्षा दृष्टि से उनके हम लोग कवर किए हुए हैं। हाथरस के मुख्य चिकित्सा अधिकारी सुंदरलाल सुबह सुबह जिला अस्पताल पहुंचे। वहां उन्होंने सत्संग में भगदड़ के दौरान घायल हुए मरीजों से बातचीत की और वहां का जायजा लिया। तो हाथरस के मुख्य चिकित्सा अधिकारी सुंदरलाल घायलों से मिलने अस्पताल पहुंचे। सुंदरलाल ने मरीजों से बातचीत की, उनका हाल जाना। और आपको बता दें कि हाथरस में कल एक सत्संग के दौरान भगदड़ मची, जिसमें अब तक 121 लोगों की मौत हो चुकी है। और अब से कुछ देर बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हाथरस पहुंचेंगे, जहां वो भी घायलों से
मुलाकात करेंगे और उनके परिजनों से उनका हाल जानने की कोशिश करेंगे। आइए बढ़ते हैं आगे। हाथरस स्थित घटनास्थल पर फॉरेंसिक की टीम जांच के लिए पहुंच चुकी है। बड़ी संख्या में फॉरेंसिक साक्ष्य घटनास्थल से जुटाए जा रहे हैं ताकि दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई में सबूतों को पेश किया जा सके। फॉरेंसिक टीम के साथ घटनास्थल का जायजा लिया हमारे संवाददाता नीरज सिंह ने। इस समय हम उस जगह पर मौजूद हैं जहां पर भगदड़ मची थी। आप देखें कि ये वो नाला है और इसके पीछे आपको जो खेत दिखाई दे रहे हैं वो वहां पर आपको पैरों के निशान आपको दिखाई दे रहे हैं, जो एक तरीके से पूरी मिट्टी को मत दिया गया है। और यहाँ पर बड़ी संख्या में यहीं पर जो लोग हैं उनकी मृत्यु हुई थी। और आप देखें कि जो फॉरेंसिक टीम है वो भी यहाँ पर पहुंच चुकी है और ये कहा जा रहा है कि सुबह भी जो डेड बॉडी हैं 2 निकाली गई थी यहाँ से, क्योंकि वो अंदर दलदली मिट्टी हो गई है, उसके अंदर दबी हुई थी। फॉरेंसिक अगर आप देखें कि टीम ने कुछ यहाँ से जो साक्ष्य हैं वो एकत्र किए हैं, कुछ कपड़े हैं और दूसरी जो चीज़ें हैं वो एकत्र की हैं। और एक जो फॉरेंसिक टीम है आप देखें कि वहाँ पर मौजूद है तमाम तरह के जो उपकरण हैं। इसके अलावा आप देखें कि वहाँ खेतों में भी अंदर जाकर जो गहन जांच पड़ताल है वो फॉरेंसिक टीम कर रही है ताकि तमाम जो साक्ष्य हैं उसको एकत्र किया जा सके और जो भी इस घटना में दोषी हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त जो कार्रवाई है वो की जा सके। और आप देखें कि ये एक तरीके से चिकनी मिट्टी है और कल बारिश भी हुई थी और ये पैरों के जो निशान हैं वो आपको बता रहे हैं कि कितनी बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद थे। और जब बाबा यहाँ पर इस सड़क से होते हुए जब यहाँ पर आए तो लोग उनका आशीर्वाद लेने के लिए और यहाँ की जो मिट्टी है उसको लेने के लिए यहाँ पर एकत्र हो गए और एक दूसरे के ऊपर चढ़ने लगे ताकि आगे निकल सकें, वो बाबा के नज़दीक पहुँच सकें। और उसी समय ये हादसा हुआ जिसके कारण 116 से जो ज़्यादा जो लोग हैं उनकी जो मृत्यु है वो हो चुकी है। और आप देखें कि यहाँ जो फॉरेंसिक टीम है वो लगातार जो साक्ष्य हैं उनको एकत्र कर रही है ताकि इस घटना में जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जा सके। कैमरामैन शारदा के साथ नीरज सिंह, डीडी न्यूज, हाथरस। हाथरस में सत्संग के समय जब हादसा हुआ था उस समय बड़ी संख्या में स्थानीय लोग भी वहां मौजूद थे जिन्होंने भगदड़ में फंसे हुए लोगों को निकालकर उनकी जान बचाई। अगर ये स्थानीय लोग नहीं होते तो मरने वालों का आंकड़ा और कहीं ज्यादा हो सकता था। ऐसे ही लोगों से बात की हमारे संवाददाता नीरज सिंह ने और जाना उस समय क्या चल रहा था और लोग कैसे भगदड़ में फंस गए और उनकी जानें चली गई। 116 से ज्यादा लोगों की जान अभी तक जा चुकी है और जब हादसा हुआ उसके बाद बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग पहुंचे और लोगों ने भी प्रयास किया कि जो लोग फंसे हुए थे भगदड़ में उनको निकाला जाए। ऐसे कुछ लोग हैं और इन्हीं की ये जमीन थी, यहीं पर ये लोग मौजूद थे। क्या किस तरह की स्थिति थी जब आप यहाँ पर पहुंचे? कैसी भगदड़ थी? क्या डेड बॉडियाँ कहाँ पड़ी हुई थी? क्या व्यवस्था कैसी थी? व्यवस्था सर बहुत खराब थी। यहाँ पर बाबा को देखने के लिए, दर्शन करने के लिए भागे लोग यहाँ से, रोड पर पहुंचे, रोड पर गिरते ही फिर तो उठाए नहीं है वो। इंतजाम ठीक थे यहाँ पे? इंतजाम सही नहीं थे और इस पांडाल से भी इधर उधर आदमी थे, बहुत ज्यादा भीड़ इकट्ठी हो गई। इतना अंदाजा नहीं था कि इतना हो जाएगा। यहाँ तक की व्यवस्था टेंट तक की व्यवस्था थी, लेकिन रोड पे भी लोग खेतों में बैठे हुए थे, लोगों के पास आवाज तक नहीं जा रही थी, वहां तक बैठे हुए थे। तो बस वही है कि बाबा के चरण धूल लेने के लिए लोग आगे बढ़े एकदम ही, क्योंकि सत्संग समापन हुआ तो वो चरण धूल लेने के लिए भाजते हैं सीधे पब्लिक, और चरण धूल लेने के चक्कर में गार्ड वगैरह ने उन्हें साइड वगैरह किया तो क्या एक दूसरे का फिसलना शुरू हो गया। जब आदमी पानी में रपटता है, कीचड़ में रपटता है तो एक दूसरे को पकड़ता चला जाता, तो जिसे पकड़ा वो भी गिरता चला गया, उसने दूसरे को पकड़ा, उसने तीसरे को पकड़ा, एक के ऊपर एक झुंड गिरता चला गया। और ये ज्यादातर जो मौतें हुई वो एक दूसरे के दम घुटने वगैरह से हो गई है सारी। सर हम लोगों को निकाले उधर उठा के डेड बॉडियों को बाहर निकाला है, जो दबी हुई थी अंदर। उसमें इंतजाम बढ़िया होते तो इस तरह का हादसा नहीं होता। हाँ, अगर पुलिस फोर्स होता तो इस तरह का हादसा नहीं होता, उन्हीं की फोर्स थी। एक भी पुलिस वाला नहीं, पुलिस होता तो यह हादसा होता ही नहीं यहाँ पे, क्योंकि बोले डंडा वालों से कौन रुकेगी? उनकी बाबा की फोर्स था तो उनसे कौन डर रहा है? कोई नहीं डर रहा है उससे। पर पुलिस होता तो नहीं होता ये हादसा। तो ये आपने देखा, ये वो लोग थे जब भगदड़ मची थी तो पहुंचे थे और कई सारे लोगों की जो जान है इन लोगों ने बचाई थी। लेकिन इनका ये कहना है कि इंतजाम पर्याप्त नहीं थे, अगर पर्याप्त इंतजाम होते तो इस तरह का हादसा नहीं होता। कैमरामैन शारदा के साथ नीरज सिंह, डीडी न्यूज, हाथरस।
आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज हाथरस के घटनास्थल का दौरा करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज सुबह 11 बजे अब से कुछ देर बाद रतिभानपुर पुलराई गांव का दौरा करेंगे। लखनऊ से वे आगरा रवाना होंगे। मुख्यमंत्री हाथरस पहुंचकर पीड़ित परिजनों और घटना में घायल लोगों से मुलाकात करेंगे। इससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल घटना की जांच के आदेश दिए हैं। और हाथरस घटना पे आइए सुनते हैं कि फॉरेंसिक एक्सपर्ट का क्या कहना है। मिलने के लिए यहाँ कोई वैसा सामान नहीं, श्रद्धालुओं का जो सामान था जूता चप्पल बस वही मिला है, कोई विशेष सामान नहीं है। पन्नी वगैरह जो बैठने का होता है वो मिला। न्यूज़ 10 में आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पे सदन में पेश किए गए धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब देंगे। राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव को लेकर विस्तार से चर्चा की जा चुकी है, जिसमें नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और नेता सदन जगत प्रकाश नड्डा दोनों अपना भाषण दे चुके हैं। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर राज्यसभा में नेता सदन जेपी नड्डा ने कल कहा था कि हमारी सरकार किसानों के लिए लगातार काम करने वाली है और हम उनकी मदद तब तक करते रहेंगे जब तक वह पूरी तरीके से आत्मनिर्भर नहीं हो जाते। इसी सिलसिले में हमारी सरकार ने किसानों को लगातार आर्थिक मदद दी है और यह जारी भी रहेगी। जबकि नेता प्रतिपक्ष द्वारा सदन में आरएसएस को लेकर की गई बयानबाजी पर सदन में हुए तीखे विरोध के चलते उन्हें अपना बयान वापस लेना पड़ा था। लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर प्रधानमंत्री के जवाब के बाद चर्चा समाप्त हो गई और लोकसभा कल अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। आज से नई दिल्ली में ग्लोबल इंडिया एआई शिखर सम्मेलन की शुरुआत हो गई है और 3 और 4 जुलाई को होने वाले इस शिखर सम्मेलन का उद्घाटन केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी, रेलवे और सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किया। उद्घाटन के मौके पर इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी, वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री जितिन प्रसाद मौजूद रहे। जिम्मेदार कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि एआई के विकास को बढ़ावा देने की इसकी प्रतिबद्धता को रेखांकित करने के कारण यह शिखर सम्मेलन भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। आगे बढ़ते हुए राहुल गांधी के हिंदुओं पर दिए गए बयान को लेकर बीजेपी ने मोर्चा खोल दिया है। देश भर में बीजेपी युवा मोर्चा का विरोध प्रदर्शन जारी है। दिल्ली में भी जगह जगह पर मुझे हिंदू होने पर गर्व है कि पोस्टर लगाए गए हैं। बीजेपी युवा मोर्चा के विरोध प्रदर्शन में तेजस्वी सूर्या भी शामिल हुए। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज अयोध्या में भगवान राम के दर्शन करेंगे। उन्होंने बताया कि दर्शन के बाद वो अपनी पगड़ी को उतारकर भगवान राम के चरणों में अर्पित करेंगे। साथ ही उन्होंने उत्तर प्रदेश और बिहार में सगे संबंधी जैसा रिश्ता होने की बात भी कही। भगवान राम का दर्शन करूंगा और अपने मुरेठा को उनको समर्पित करूंगा। स्वाभाविक है, भगवान राम और माँ जानकी दोनों का अटूट संबंध है। बिहार और यूपी दोनों एक तरह से सहोदर परिवार है और पूरे भारत के निर्माण में बिहार यूपी का एक महत्वपूर्ण योगदान है। बात करें मानसून की। असम में बाढ़ और बारिश से भारी तबाही मची हुई है। डिब्रूगढ़, नगांव, गोलाघाट समेत कई और जिलों में पानी आ गया है और असम के 19 जिलों में फिलहाल बाढ़ और भारी बारिश के कारण स्थिति गंभीर बनी हुई है। तिनसुकिया जिले के लाइका दोधिया के लोगों का जीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। वहीं काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। यहाँ 168 शिविर पानी में डूब गए हैं। कल असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने गोलाघाट जिले के बोकाघाट में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री ने काजीरंगा नेशनल पार्क में भी बाढ़ की स्थिति की समीक्षा की। देश भर के अलग अलग हिस्सों में सक्रिय मानसून का असर हर जगह देखा जा रहा है। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में हुई भारी बारिश के चलते कई इलाकों में जल भराव हो गया है। मुरादाबाद रेलवे स्टेशन के पटरियों पर भी जमा बारिश के पानी को निकालने के लिए पानी के पंपों का इस्तेमाल किया जा रहा है। मौसम विभाग ने अनुमान व्यक्त किया है कि अगले 4 दिनों के दौरान देश के उत्तर पश्चिम और मध्य हिस्सों में बिजली और गरज के साथ हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड और गुजरात में आज बहुत तेज बारिश होने की संभावना है। पूरे शहर में पानी भरा हुआ है तो गुवाहाटी के चौराहे पे बाजार में तो कई जगह पर वापस लोग से पैदल जाना पड़ रहा है क्योंकि हम टाइम पे नहीं पहुंच पाएंगे। ये समस्या काम की खत्म होनी चाहिए। स्मार्ट सिटी है, कोई परवाह नहीं है किसी बात की। रिक्शा ऑटो बंद हो गए, रिक्शा आगे नहीं बढ़ रहे, पैदल निकलने प्रॉब्लम हो रही है, गंदा पानी है।
संचारी रोग चल रहा है, इससे बीमारी फैलेगी। ज़्यादा दिक्कत है, सारी स्मार्ट सिटी का सारा वो फेल हो चुका है, बिल्कुल पानी पानी। अगर आधे घंटे की बारिश ये नहीं रोक पा रही है सड़क पर नाले, तो ये अगर 2 घंटे बारिश पड़ गई तो पूरा शहर डूब जाएगा। ऐसे तो स्मार्ट सिटी का कोई भी कुछ फ़ायदा लाभ नहीं हुआ है। सारे नाले, घरों में पानी अंदर चला गया है, रोड नीचे हो गए, नालियाँ जो मकानों के गेट हैं वो नीचे हैं, वो सारे मकानों में पानी घुस रहा है। और अब बात अंतर्राष्ट्रीय खबरों की। शंघाई सहयोग संगठन SCO का 24वां शिखर सम्मेलन आज कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना में शुरू होगा। 2 दिन तक चलने वाले इस सम्मेलन में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। इस सम्मेलन में अफगानिस्तान की स्थिति, रूस यूक्रेन युद्ध और SCO सदस्य देशों के बीच समग्र सुरक्षा सहयोग को बढ़ावा देने पर चर्चा होने की उम्मीद है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर शंघाई सहयोग संगठन SCO के शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना पहुंच चुके हैं। डॉक्टर जयशंकर ने कजाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री एवं विदेश मंत्री मूरत नूटेलेव से मुलाकात की। उन्होंने SCO परिषद के राष्ट्राध्यक्षों के शिखर सम्मेलन की मेजबानी और व्यवस्थाओं के लिए अपने कजाकिस्तानी समकक्ष का आभार जताया। इस दौरान दोनों नेताओं ने भारत और कजाकिस्तान के बीच बढ़ती रणनीतिक साझेदारी और विभिन्न प्रारूपों में मध्य एशिया के साथ भारत की बढ़ती भागीदारी पर चर्चा की। इसके अलावा क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी चर्चा हुई। केंद्रीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने बेलारूस को राष्ट्रीय दिवस पर बधाई दी है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक वीडियो साझा करते हुए लिखा है कि विदेश मंत्री सर्गेई एलेनिक और बेलारूस की सरकार और लोगों को उनके राष्ट्रीय दिवस पर बधाई। हमारे संबंधों में और वृद्धि की आशा करता हूं। बांग्लादेश के आधिकारिक दौरे पर गए भारतीय नौसेना प्रमुख दिनेश कुमार त्रिपाठी ने बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना से मुलाकात की। नौसेना प्रमुख ने भारतीय नौसेना और बांग्लादेश नौसेना के बीच चल रहे द्विपक्षीय समुद्री संबंधों की प्रगति के बारे में प्रधानमंत्री हसीना को जानकारी दी। भारतीय नौसेना ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया मंच X पर हुई इस मुलाकात की जानकारी दी। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने चर्चा के दौरान बांग्लादेश मुक्ति संग्राम में 1971 में भारत के योगदान को याद किया और उसकी सराहना भी की। और अब खबर अमरनाथ यात्रा से जुड़ी हुई। अमरनाथ यात्रा के लिए श्रद्धालुओं का एक और जत्था आज पंथा चौक श्रीनगर बेस कैंप से रवाना हुआ है। जम्मू कश्मीर में अमरनाथ पवित्र गुफा की 52 दिवसीय वार्षिक तीर्थ यात्रा सुचारू रूप से जारी है। इस यात्रा का 19 अगस्त को श्रावण पूर्णिमा के शुभ अवसर पर समापन हो जाएगा। बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए प्रशासन ने इस साल की यात्रा के लिए व्यापक सुरक्षा व्यवस्था की है। हम बाबा अमरनाथ के दर्शन करने जा रहे हैं पहलगाम रूट से, और खुशी का तो क्या बताए, हर हर महादेव के नारों से पूरा भारतवर्ष गूंजना चाहिए, जो कि आज गूंज रहा है और हमेशा गूंजता रहेगा। सुविधा परफेक्ट, कोई दिक्कत नहीं, किसी बात की कोई कमी नहीं है। हर तरफ से सेफ्टी को लेके, रूल्स को लेके, रहने से लेकर ठहरने खाने वगैरह सब व्यवस्थित, कोई दिक्कत नहीं। पहलगाम से हमारी यात्रा प्रारंभ होगी और हम दर्शन करने जाएंगे, और खुशी का तो कोई ठिकाना नहीं है। बाबा महाकाल ने बुलाया है हमको, तो दर्शन करने की प्रबल इच्छा थी। हम बहुत दिनों से रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं, आज रजिस्ट्रेशन हुआ, आज RFID बनेगी और हम दर्शन के लिए जाएंगे। हम 12 लोगों का ग्रुप आया है पूरा इंदौर मध्य प्रदेश से, बाणगंगा इंदौर से, जो कि बाबा अमरनाथ के दर्शन करने आया है। सुविधाएं बहुत बढ़िया है, सब कुछ गवर्नमेंट ने फैसिलिटी बहुत अच्छी दे रखी है। सिक्योरिटी में भी कोई इशू नहीं है, सब लोग कोऑपरेटिव हुए, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आई हमको। तो यहाँ सबसे बड़ी तो ये जो अपने आर्मी वाले जो लगे हैं, बहुत दिन से देख के बहुत खुशी हो रही है कि कोई दिक्कत तकलीफ नहीं होगी हम लोगों को, और कभी भी नहीं होगी, क्योंकि हर चप्पे चप्पे पे जगह जगह खड़े हुए हैं और इन लोगों की बहुत सहायता है। तुरंत कोई भी चीज़ पूछते तुरंत बताते हैं लोग, और बहुत अच्छे लोग हैं। इतनी पब्लिक है, इतनी ट्रैफिक है, सब कुछ है, कहीं कोई जाम नहीं मिला, पूरी एकदम कार भी लगी हुई है जगह जगह। मैं काफ़ी टाइम से आ रहा हूँ अमरनाथ यात्रा पे, मेरे को बहुत अच्छा लगता है। मेन रीज़न रहता है कि हमारी मिलिट्री यात्रियों की बहुत, मतलब ये कह लो कि जितना भी सैल्यूट है इंडियन आर्मी को बहुत है। तो ये देख लो कि हमारी नौकरी वोकरी छोटे, हम बिल्कुल आते हैं, हर साल आते हैं, काफ़ी टाइम से आ रहे हैं, और बहुत अच्छा लगता है। क्लाउड देख के, मतलब यात्रा देख के ये नहीं लगता कि हम नॉर्मल इंसान हैं, यहाँ लगता है कि हमें सिक्योरिटी मिली हुई है बहुत टाइम से, और ऐसा लगता है कि भंडारे में VIP सिक्योरिटी कहते हैं। मैं इतना कहना चाहूँगा कि इंडियन आर्मी को जितना सैल्यूट करो उतना कम है। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने कैप्टन मनोज पांडे को उनके बलिदान दिवस पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा
कि देश की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले परमवीर चक्र से सम्मानित अमर शहीद कैप्टन मनोज कुमार पांडे जी के बलिदान दिवस पर उन्हें नमन। कैप्टन मनोज कुमार पांडे जी ने कारगिल के युद्ध में अदम्य वीरता का परिचय दिया। उन्होंने दुश्मनों के कई बंकर नष्ट किए और मातृभूमि की सुरक्षा के लिए पराक्रम की पराकाष्ठा का परिचय देते हुए वीर गति प्राप्त की। कैप्टन मनोज कुमार पांडे जी का जीवन देश के लिए त्याग और बलिदान की प्रेरणा का स्रोत है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कैप्टन मनोज पांडे को उनके बलिदान दिवस पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया मंच एक्स पर पोस्ट में लिखा है कि परमवीर चक्र से अलंकृत अद्भुत पराक्रमी कारगिल विजय के नायक कैप्टन मनोज कुमार पांडे के बलिदान दिवस पर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि। मां भारती के स्वाभिमान की रक्षा हेतु आपका सर्वोच्च बलिदान युगों युगों तक हम सभी में राष्ट्र सर्वोपरि की भावना को सशक्त करता रहेगा। और अब खबर कारोबार जगत से जुड़ी हुई। शेयर बाजार में बुधवार को तूफानी तेजी जारी रही। बजट 2024 से पहले शेयर बाजार नई ऊंचाइयों पर है। सेंसेक्स नए रिकॉर्ड बना रहा है। बुधवार को बाजार खुलते ही सेंसेक्स ने नया रिकॉर्ड बनाते हुए पहली बार 80,000 के आंकड़े को पार कर लिया। वहीं निफ्टी भी अपने रिकॉर्ड हाई 24,292.15 पर खुला। हालांकि ये तेजी कुछ देर बाद 9.23 मिनट पर सेंसेक्स 482 अंकों की बढ़त के साथ 79,923.60 पर कारोबार कर रहा है। बाजार तेजी पर खुलने से निवेशकों की भी जमकर कमाई हुई है। पिछले कारोबारी दिन सेंसेक्स 79,441.45 पर क्लोज हुआ था। आप खबरें अंतर्राष्ट्रीय जगत से। न्यूयॉर्क के जज ने हश मनी मामले में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सजा को 18 सितंबर तक के लिए टाल दिया है। इससे पहले सजा 11 जुलाई तक के लिए तय की गई थी, जो कि 15 जुलाई को होने वाले रिपब्लिकन पार्टी के नेशनल कन्वेंशन से कुछ दिन पहले थी। ट्रंप ने यह तर्क देने का मौका मांगा कि उन्हें अभियोजन से छूट मिलनी चाहिए थी। सजा की नई तारीख की घोषणा के बाद अब संभावना है कि ट्रंप रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से राष्ट्रपति पद के लिए अपना नामांकन दाखिल कर सकते हैं। अब जस्टिस जुआन मर्चेन 5 नवंबर को होने वाले चुनाव से पहले ट्रंप की सजा का ऐलान करेंगे। खबरें खेल जगत से। भारतीय क्रिकेट टीम की कल सुबह भारत वापसी हो जाएगी। T20 विश्व कप जीतने के बाद क्रिकेट टीम एयर इंडिया विशेष चार्टर्ड उड़ान AIC 24 से वापसी करेगी। टीम वहां से आज सुबह रवाना हो चुकी है। फिलहाल ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं। और यहाँ हो चला है बुलेटिन खत्म करने का वक्त। ब्रेक के बाद हम देखेंगे राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जवाब देंगे। उस पर एक विशेष कार्यक्रम। आप देख रहे हैं DD न्यूज़।